नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यही कि इसकी ये जो द्वितीय चरण की हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा हुई है, इसी के परिणाम के बारे में कि कब तक ये परिणाम जारी होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद एक जानकारी ये देनी है कि हम सभी का ये जो करेजा आयोग है, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP-SSSC, यहाँ से भी कल देर रात को आयोग ने लोअर PCS भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आपको पता भी चल चुका होगा। तो कौन कौन से इसमें पद हैं, उनका ग्रेड पे क्या है, ठीक है, पदों की कुल संख्या कितनी है सभी के लिए, फिर ये कि उन सभी के लिए अलग अलग योग्यताएं क्या है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, आयु सीमा क्या है, वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर विस्तार से बातचीत होगी, ठीक। तो APS के रिजल्ट की जानकारी और ये लोअर PCS भर्ती की जानकारी, ठीक है, और RO के परिणाम को लेकर के 23 वाली भर्ती, ठीक। तो इसके बारे में तो आज की वीडियो इन्हीं तीनों भर्तियों पर रहने वाली है, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी है। टेक्स्ट बुक के बारे में तो आप सभी जान ही रहे हैं पहले से ही। तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए खास तरीके का ऑफ़र लेकर के आया हुआ है पावर प्ले सेल के नाम से, जो कि आज ऑफ़र का अंतिम दिन है, ठीक है। आज ही आपको इसको लेना है। तो इसमें यह है कि अगर आप इनका ये टेक्स्ट बुक पास प्रो वाला ऑफ़र लेते हैं तो ये आपको मात्र 263 रुपये में पड़ेगा। वो भी तब जब आप ये मेरा कूपन कोड DKS कैपिटल लेटर में, जैसे आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये 12% की छूट के साथ 263 रुपये मिल जाएगा। और फिर ये होता है कि एक प्लेटफॉर्म फ़ी लगती है 20 से 30 रुपये, ये आपके स्क्रीन पर है तो इसको देख लीजिए। फिर भी ये है कि इससे सस्ता और आसान कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक। तो अब इसमें यह है कि टेक्स्ट बुक में आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे कि लोअर PCS की भर्ती आ चुकी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से RO की भर्ती भी आ ही जाएगी, ठीक है, और भी अन्य किसी भर्ती परीक्षाओं की आप लोग तैयारी करते हो, तो सभी के लिए एक ही जगह पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा लगाने के लिए, ठीक। अब इनका ये कहना है कि तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जा रहा है, जिसमें 750 से ज़्यादा परीक्षाओं को ये कवर कर ले रहे हैं, ठीक। फिर 30,000 से ज़्यादा आपको पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र मिल जाएगा, ठीक, उसके लिए भी टेस्ट वाली सुविधा मिल जाएगी। और फिर लाइव टेस्ट है और बार बार आप उसको दे सकते हो टेस्ट, ठीक। जैसे एक बार आपने दे लिया तो दोबारा फिर से आप कुछ दिन बाद उसको चेक कर सकते हो कि हाँ देखें अब स्थिति क्या है। तो टेक्स्ट बुक में ये खासियत है कि आप किसी परीक्षा की तैयारी करो, यहाँ से जी भर मॉक टेस्ट लगाओ बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पर, वो भी बेहद कम दामों में। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इनके ऐप पर जाइए, एकदम मस्ती के साथ मॉक टेस्ट दीजिए, तैयारी करिए अपनी, ठीक। तो सबसे पहले बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। तो इसकी जो द्वितीय चरण की परीक्षा का परिणाम है इसी अप्रैल में जारी होने वाला है, और जहां तक है कि 15 से 20 अप्रैल तक ये परिणाम आ जाएगा, ठीक है। आना ये जनवरी में ही था, लेकिन फिर ये हुआ कि किस पर दिया जाए, किस पर से आशय ये कि कितनी त्रुटियों पर, कितनी गलतियों तक दिया जाए, तो इसी को लेकर के शासन से बातचीत हो रही थी। तो शासन ने स्पष्ट कर दिया कि अब हम बीच भर्ती में बदलाव करने की इरादे में नहीं है, ठीक है, जो कि आयोग के अधिकारियों का कहना है। और उन्होंने तमाम RTI के भी जरिए वही सब चीज़ें जवाब दी थी। तो यही है कि अब जैसा वो उनका ये कहना है कि जिस नियमावली पर भर्ती हुई है और जो आपके विज्ञापन में नियमावलियों का उल्लेख है जिन जिन, ठीक, उसी के आधार पर हम ये परिणाम देने वाले हैं। बाकी कुछ हो जाएगा अलग बात है, वरना हालांकि अभी तो हफ्ता 10 दिन पहले शासन उनको स्पष्ट लिख के भेज भी दिया है। तो अब यही है कि इसी अप्रैल में और 15 से 20 तारीख तक, या हो सकता है उसके पहले भी जारी हो जाए, ठीक। और बाकी जिस दिन बिल्कुल सटीक, मतलब कि जैसे कि कल आना होगा या परसों आना होगा, फिर आज आना होगा, तो उसी के कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लगना है, क्योंकि जो कुछ होना हवाना था हो चुका है, अब कुछ इसमें बचा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहिए, वो तो हो ही करेगी, ठीक। बाकी 4100 लोगों ने स्किल परीक्षा दी थी, जैसा कि RTI के, मतलब कि आयोग के RTI के जवाब में भी है। अब 4100 लोगों की परीक्षा में मात्र 41 लोग अब परेशान हैं इसके रिज़ल्ट के लिए। तो ये कौन सी गैंग है,
खैर जो भी हो, जिस दिन परिणाम आएगा सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो इसी अप्रैल में ये परिणाम आ रहा है, ठीक है। एक तो उस पर देरी हो गई कि किस पर परिणाम देना है, ठीक है, वरना जनवरी में आ रहा था। फिर ये हुआ कि चलो पूछ पाछ लेते हैं। फिर उसके बाद ये था कि अभी इसी 29 या 30 मार्च को ही आने वाला था परिणाम, ठीक। अब लेकिन ये मामला फंस गया कि पीसीएस की जो आप भर्ती आपकी 24 वाली थी उसको देना था इनको, तो उसका भी परिणाम आना था, ठीक है। फिर एक पीसीएस की ये परीक्षा करवा रहे हैं, शायद 2025 वाली है क्या, हाँ वही मुख्य परीक्षा, तो वो चल रही है। फिर इसके बाद आरओ एआरओ पर भी काम चल रहा है, फिर है एपीएस। तो मतलब कि 4 भर्तियां हो गई, इसलिए थोड़ा और समय उसमें लग गया है, ठीक। तो आरओ एआरओ और एपीएस दोनों का ही परिणाम इसी अप्रैल महीने में 15 से 20 अप्रैल के आसपास या उसके पहले ही जारी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस तब तक निपट जाएगा सब कुछ, ठीक। तो इंतज़ार कर लीजिए 10-15 दिन और, ठीक है। तो ये खबर थी आर ओ आर ओ की भी इसी में हो गई और पीसीएस एपीएस की भी, ठीक। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में, यानी कि हम सभी का करेजा आयोग, ठीक है। तो कल देर रात इन्होंने लोअर पीसीएस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसको ठेठ हिंदी में कहते हैं सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय परीक्षा, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो 29 मई से शुरू हो जाएगा। 29 मई से होगा, बाप रे, भर्ती महीना ही दे दी, इतनी जल्दी मची थी। खैर कोई दिक्कत नहीं, 5-6 साल बाद भर्ती आ भी तो रही है, तब तक 1 महीने का समय है, आप लोग विज्ञापन पढ़ो अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो 29 मई से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 18 जून। 1 महीना नहीं पूरा होने दे रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। बाकी शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन वगैरह की अंतिम तिथि है 25 जून, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, मतलब जून तक ये भराता रहेगा फॉर्म, यही बात है, ठीक। अब इसके लिए देखिए कि कौन कौन लोग योग्य हैं, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिन्होंने पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 दी है, ऐसे ही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछली पीईटी नहीं, जिन्होंने पीईटी 2025 दी है केवल वही लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म तो हर कोई भर सकता है जो पीईटी परीक्षा दिया हो, ठीक है, लेकिन बाद में ये एक कट ऑफ बताएंगे कि हाँ हम ई कट ऑफ वाले लोगों को, ई नहीं मतलब कि केवल इतनी कट ऑफ वाले लोगों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको बुलाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ अभी तो फिलहाल जो एक भी नंबर पाया है पीईटी 2025 में वह भर सकता है, जो 40, 50, 60, 70, 80 नंबर 100 पा गया कुल वह भर सकता है। तो कम से कम कोई कुछ भी पाया तो हर कोई भर सकते हैं, लेकिन बाद में ये बताएंगे कि हम इतने वाले को बुला रहे हैं परीक्षा में बैठने के लिए। तो ये है अपना करेजा आयोग, ठीक है। और यहाँ देखिए इनका कहना है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या फिर ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। लिखने कला देखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो हर कोई भर लेगा, लेकिन बाद में परीक्षा में शामिल होने के लिए एक फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा, 200 रुपया लिया जाता है, तो केवल उतने कट ऑफ के लोग ही शामिल होंगे इसमें, ठीक। तो ये तो चलो बात हो गई कि कौन परीक्षा देगा, और भी चीज़ें लिखी हुई कैसे फॉर्म वगैरह भरना है। ईडब्ल्यूएस का कुछ इन्होंने सब कुछ बताया हुआ कि कब से कब तक मान्य होगा, किस तरीके का उसका क्या कुछ है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। और क्या बताना है, सब ठेठ हिंदी में ही है। फ़ोटो हस्ताक्षर वगैरह सब अच्छे से अपलोड करिए, ठीक है। फॉर्म भरते समय पूरे होश में भरिएगा, वरना बाद में ही होता कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक। रुके रहिए, जैसे जैसे स्क्रॉल, हाँ। आवेदन शुल्क 25 रुपया लग रहा है, मात्र 25 रुपये में आप लोअर पीसीएस बनिए। बताइए इससे अच्छा ऑफर कहीं मिलेगा। खैर, तो सभी के लिए एक बराबर, अनारक्षित, अन पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबसे 25 रुपया शुल्क लिया जा रहा है, ठीक है। और फिर देखिए इनका कहना है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से, अरे वही चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई, बड़ा इन लोग टिटिम्मा लिखे रखे हैं विज्ञापन में। आप लोग इसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, कहा से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे सब्सक्राइब करना है चैनल को, वैसे इसको भी की प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है, ठीक। अपना आईफोन जो आपका होगा उसमें रख लीजिएगा। फिर आइए हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ नियमावलियों का इसमें जिक्र है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इन्हीं नियमावलियों के तहत ये भर्तियाँ हो रही हैं, मतलब भर्ती हो रही है, ठीक है। अब देखिए पद कौन से हैं, उसका ग्रेड पे क्या है, विभाग कौन कौन से हैं, कुल पदों की संख्या उनमें कितनी है, ठीक। पहला विभाग है निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश। थोड़ा तेजी चलूंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, सीधे पद का नाम ही बताऊंगा, विभाग आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो ये है सहायक
कोषागार लेखाकार, ये है 2800 ग्रेड पे। देखो लोअर पीसीएस है, अब आप कहोगे 2800 ग्रेड पे कुछ जम नहीं रहा, तो लोअर में ये है कि 2800 ग्रेड पे से लेकर के 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियां रहती हैं, ठीक है, कम से लेकर के ज़्यादा तक। तो ये है, इसके लिए कुल पदों की संख्या है 548, ठीक है। 278 अनारक्षित वालों के लिए, अनुसूचित जाति 75, अनुसूचित जनजाति 17 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 124 पद, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं 54 पद, कुल मिलाकर के इस तरीके 548 पद है, लगभग 2500 के आसपास ये भर्तियां हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद लेखा परीक्षक का पद है, ये भी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, कुल पदों की संख्या 419 है, सभी स्थायी हैं, ध्यान दीजिएगा, बाकी जो अस्थायी भी होगी कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर है अमीन और नीलामकर्ता, ये भी 2800 ग्रेड पे, कुल 323 पद हैं इसमें, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद है अधिशासी अधिकारी, कुल 238 पदों की संख्या है, और ये है लेवल 6 4200 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक है। तो सभी इसमें जितनी भी नौकरियां सभी शानदार हैं, सभी पद, ठीक। फिर इसके बाद है ये लिपिक सह टंकक, जिसको रोकड़िया सह लिपिक भी कह लीजिए, लेखा लिपिक, ठीक। तो ये लेवल 4, अच्छा लेवल 4 तक आ जाएंगे, इतना लेवल नीचे। ये 2400 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक। तो 229 पद हो गया इसमें। फिर इसके बाद है नकबंदी, मतलब कि चकबंदी, सहायक चकबंदी अधिकारी और सहायक आयतीकरण अधिकारी, ये लेवल 6 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, कुल 168 पद हैं, ठीक है। फिर एक है सहायक प्रबंधक, यानी कि गैर तकनीकी, नॉन टेक्निकल, ये भी 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, 46 से बोल दिया, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, कुल पदों की संख्या 134 है, ठीक है। इसी तरीके ये है, क्या है, सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी विशेष चयन, मात्र 3 पद है इसमें, ठीक है, लेकिन 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, अस्थायी है, अस्थायी है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में स्थायी हो जाएगा। फिर केंद्र प्रभारी, ये लेवल 5 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, कुल पदों की संख्या 92 है, तो ऐसे से करके, ठीक। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी 85 पद, लेवल 6 इसमें है। मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, लेवल 6 4200 ग्रेड पे की नौकरी, शानदार नौकरी है, कुल 46 पद। और क्या है, हाँ ऐसे से करके है, तो बाकी नीचे और भी आरक्षणवार इन्होंने सब कुछ दे दिया है, किसके लिए कितना कुछ, ठीक। तो इसको आप लोग खुद से डाउनलोड करके पहले अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। तो पद अच्छे अच्छे हैं, अब इन सभी की योग्यता के बारे में समझ लीजिए, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो जैसे कि सहायक कोषागार लेखाकार का पद है, इसके लिए जो अनिवार्य अर्हता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा सेवा नियमावली इतने इतने के तहत भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, समझिएगा, सहायक कोषागार लेखाकार के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ठीक है, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, तो ये चीज़ें हो गई। बाकी अधिमानी अर्हता ये कि सभी के लिए रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि आपने 2 वर्षों तक प्रादेशिक सेना में अपनी सेवा दी हो और आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र हो, तो थोड़ा आपको वरीयता मिल जाएगी, ठीक। इसी तरीके लेखा परीक्षक के लिए ये है कि क्या है, अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी आवश्यक है, सभी के लिए वही हो गया, कुछ खास रखे ही नहीं कि वाणिज्य से हो, इससे हो, उससे हो। अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। फिर अमीन नीलामकर्ता, इसके लिए है कि इसमें भी वही है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, मतलब ये सभी साधारण स्नातकों के लिए ही भर्ती है, ठीक है, बाकी अभी कुछ विशेष होगा, आगे पता चलेगा। फिर एक ये अधिशासी अधिकारी है, हाँ इसमें देखिए कुछ अलग से है, इसमें यह है कि स्नातक उपाधि आपके पास होना अनिवार्य है, और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का पद, उक्त पद पर स्थायीकरण तभी तक किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा। मतलब कि नौकरी के बाद भी अगर आप ओ लेवल कर लेते हैं तो ही आपको आपका स्थायीकरण किया जाएगा। तो जब ये खुद सुविधा दे रहे हैं करने के लिए तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर इसके बाद है ये लिपिक सह टंकक, रोकड़िया सह लिपिक और लेखा लिपिक, इसके लिए हाँ इसके लिए भी वही है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, जितनी भर्तियां हैं साधारण स्नातक पर हैं ये लोअर पीसीएस की, ठीक है।
और इसमें यह है कि रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट गति रखता हो। ये अधिमानी में है, अनिवार्य नहीं है। जो अनिवार्य है उचित तो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ओमा कुछ और वो क्या कहते हैं किंतु परंतु नहीं हो सकता। बाकी ये अधिमानी है, तो ये अगर नहीं भी होगा दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तो लाभ ही लाभ है, नहीं होगा कौन दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ ये अनिवार्य लिखे वो होना चाहिए। अब इसमें लिखे रोकड़ संभालने का अनुभव, रोकड़ पैसा वैसा संभालने का बहुत अनुभव रहेगा आपके पास, परेशान ना होइए। फिर है सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसके लिए भी यही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। सब वर्ग स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ये है सहायक प्रबंधक गैर, इसके लिए भी वही है, ठीक। केंद्र प्रभारी, इसके लिए कुछ थोड़ा सा अलग है कि भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसका समकक्ष उपाधि देवनागरी, सब कुछ वही है यार, ठीक है। सब साधारण स्नातक पर ही है, सब पढ़ें सब बढ़ें, कोनो दिक्कत नहीं। ये क्या है, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, इसमें यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान के साथ हो तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण हो, और तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी कि कक्षा 12 में आपने विज्ञान भी लिया हो और गणित भी लिया हो तो ही इसके लिए आप योग्य रहेंगे, और साथ ही साथ स्नातक होना भी अनिवार्य है, ठीक है। फिर यह है मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, इसके लिए कुछ बांध दिए हैं परसेंटेज वगैरह, इसको देख लीजिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इंटरमीडिएट में भी 50% अंक होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए कम से कम 45 अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इंटरमीडिएट कम से कम 45 अंक, ठीक। ये हो गया, आप समझ लीजिएगा अपना। हाँ, तो आप लोग इसको देख लीजिए। और भी जो भर्तियाँ हैं, आयु सीमा रखी गई है सभी के लिए 21 से 40 वर्ष, ठीक है। तो अब इतना क्या पढ़ना, 21 से 40 सभी का हाईलाइट है। बाकी अपने उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के लिए जैसे छूट मिलती है अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष से 3 वर्ष जैसे जो नियम है, तो वैसे आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या कुछ है। तेज़ी से थोड़ा चलेंगे वरना वीडियो लंबी हो गई है। देखिए, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कुल 5 प्रश्न रहेगा 5 अंकों के लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 10-10-10, ठीक। ऐसे 10-10 का मतलब 10 अंक 10 प्रश्नों के लिए। सामान्य विज्ञान 5-5, पर्यवेक्षण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन ये भी 10-10। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5-5, 5-5, 5 प्रश्न 5 अंक, ठीक। सामान्य बुद्धि परीक्षण 5-5, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान ये भी 5-5, सामान्य हिंदी 5-5, ऐसे करके। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित विशेष जानकारी ये 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। तो कुल 100 अंकों की परीक्षा है। 100 प्रश्न रहने वाले हैं और 2 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। बाकी इसको अब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा कि जैसे भारत के इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ से प्रश्न पूछेंगे। जो जो टॉपिक दिया केवल इतने आपको रटना घोंटना है, ठीक है। घोर के पी जाइएगा, ऐसे बाहर कहीं कुछ भी नहीं। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान में भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे वगैरह वगैरह। तो जो जो ये टॉपिक इसमें आपको शीर्षक लिखे हुए हैं इन्हीं से प्रश्न बनेंगे, केवल इतना इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए, विस्तार से इसको पढ़िए अच्छे से। ठेठ हिंदी में लिखा है, पढ़ने के लिए दिया हुआ, तो इसको पढ़िए। पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बाकी यूट्यूब टेलीग्राम पर आपको ये जानकारी मिल गई भर्ती आ गई, लेकिन विज्ञापन खुद से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें सब कुछ स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या पूछेंगे, तो ये सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, उसका इतिहास, परिचय, उसके अनुप्रयोग। फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट, उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग, संचालन वगैरह, प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन, दुनियादारी है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ठीक। यही सारी चीज़ें पूछेंगे। तो जो जो टॉपिक ये दिए हुए हैं यही आपको पढ़ना, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी दोनों पाठ्यक्रम दिए हैं। तो जिनकी अंग्रेजी मेरे जैसे तेज हो, बहुत तेज, तो अंग्रेजी में देखें। जिनकी हिंदी मेरे जैसे कमज़ोर हो तो हिंदी पढ़ें, ठीक। उल्टा बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, जानबूझ बोला हूँ। तो चलिए ठीक है। बाकी इसमें कुछ नियमावलियाँ लिखी हुई हैं और भी नियम शर्तें हैं, तो इसको पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर
कुछ इधर उधर होता है तो आयोग विज्ञापन का ही हवाला देता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी समय है आवेदन करने में। कुछ शासनादेश वगैरह भी है कि अर्हता के संबंध में, जो 2023 में शासनादेश जारी हुआ कि समकक्ष में क्या क्या चीज़ें मान्य होंगी वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में भी इसमें सब कुछ लिखा हुआ लगा हुआ, तो आप लोग उसको पढ़िएगा, ठीक। बाकी वो फॉर्मेट दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS विकलांगजन या और भी जो श्रेणियाँ हैं, तो उनके लिए क्या कैसे कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, तो सब कुछ है इसमें विज्ञापन में, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।